अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहु कुफुवन अहद सदक़ल्लाहुल अज़ीम। Dear students, assalamu alaikum. Today we are going to start a segment, last segment of our plant assets, and that is the intangible assets, the assets which cannot be which don't have any physical entity. These assets cannot be touched, and these assets are recorded into our books, and they have values. They have great values. सो इंटेंजिबल एसेट्स के अंदर हमारे पास राइट्स आ जाते हैं, प्रिविलेजेस आ जाते हैं, कंपैरेटिव एडवांटेजेस की वजह से हमारी कुछ गुडविल्स भी आ जाती हैं दैट रिजल्ट फ्रॉम द ओनरशिप ऑफ लॉन्ग लिव्ड एसेट दैट डू नॉट पोजेस फिजिकल सब्सटेंस। सो कॉपीराइट्स आ जाते हैं, पेटेंट्स आ जाते हैं, जो एक इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं। May arise from the government grants, acquisition of another business, or private monopolistic arrangement. सो प्राइवेट मोनोपोलिस्टिक अरेंजमेंट में भी आपके पास गुडविल आ जाती है किस्म की। तो ये सारी चीज़ें हम लोग इधर डिस्कस करेंगे। अकाउंटिंग फॉर इंटेंजिबल एसेट्स में जब हम लोग बात करते हैं तो इस जनरली जब हम बात करेंगे दीज आर अकॉर्डिंग टू दी अकाउंटिंग ऑफ प्लांट एसेट्स। प्लांट एसेट्स की जैसे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की जाती है वैसे इनकी की जाती है। थोड़ा सा डिफरेंस इसमें ये है कि इसमें एक्यूमुलेशन कुछ नहीं होती। इसमें जो इसकी जो वैल्यू की रिडक्शन है इंटेंजिबल एसेट्स की, उसको हम अमोर्टाइजेशन कहते हैं। प्लांट एसेट की जो वैल्यू में रिडक्शन है उसको डेप्रिसिएशन कहा जाता है। नेचुरल रिसोर्सेज की वैल्यू में रिडक्शन उसको हम डिप्लीशन कहते हैं। जो इंटेंजिबल एसेट्स है इसकी वैल्यू के अंदर रिडक्शन को हम अमोर्टाइजेशन कहते हैं। सो इंटेंजिबल एसेट्स जो है वो रिकॉर्ड करते हैं कॉस्ट के ऊपर, वो भी देखते हैं कि कॉस्ट में क्या क्या चीज़ें आती हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के इंटेंजिबल एसेट्स की मुख्तलिफ़ किस्म की कॉस्ट होती हैं। इनको राइट ऑफ किया जाता है ओवर द यूजफुल लाइफ इन अ रैशनल एंड सिस्टमेटिक मैनर, जैसे हम राइट ऑफ करते हैं। मोस्टली इसके अंदर स्ट्रेट लाइन मेथड यूज होता है। एट डिस्पोजल जब ये पेटेंट्स और कॉपीराइट्स ख़त्म हो रहे होते हैं तो उसके बाद बुक वैल्यू इज एलिमिनेटेड एंड गेन और लॉस जो है वो रिकॉर्ड किया जाता है। बुक वैल्यू ख़त्म हो जाती है जब आप किसी बिजनेस को बेचते हो, अपने बिजनेस को बेचते हो, साथ आप उसकी गुडविल भी बेच देते हो। तो गुडविल उस बुक्स में से निकल जाती है, फिर उसमें जो है दूसरी बिजनेस की गुडविल वो बन जाती है। गेन और लॉसेस उसके अंदर आप रिकॉर्ड करते हो। अच्छा, इसमें जो की डिफरेंस है अकाउंटिंग फॉर इंटेंजिबल एसेट और प्लांट एसेट की, वो जब हम लोग सिस्टमैटिक राइट ऑफ करते हैं इंटेंजिबल, तो डेफिनेशन है मोनेटाइजेशन सिस्टमैटिकली राइटिंग ऑफ द इंटेंजिबल एसेट्स फ्रॉम योर बुक्स। इसको मोनेटाइजेशन कहते हैं। इंटेंजिबल एसेट्स की वैल्यू में रिडक्शन को मोनेटाइजेशन कहा जाता है। टू रिकॉर्ड दी मोनेटाइजेशन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डेबिट करते हैं। हम लोग जो है डेबिट करते हैं अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस को, और क्रेडिट करते हैं जो हमारा स्पेसिफिक इंटेंजिबल एसेट होता है। ठीक है, मतलब जब भी आप लोग अमोर्टाइजेशन को, तो हम यहाँ पे लिखेंगे अमोर्टाइजेशन अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस जो है वो आपका होगा डेबिट। ठीक है, और कोई भी एसेट जैसे पेटेंट्स हैं, पेटेंट्स आपके हो जाएंगे क्रेडिट। ठीक है, इस तरह आप जो है वो एंट्री पास करेंगे अपनी। इंटेंजिबल एसेट जो है वो टिपिकली मोटाइज होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेट लाइन बेसिस। स्ट्रेट लाइन बेसिस के ऊपर, मतलब नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड करके स्ट्रेट लाइन डेट निकाल के उसके ऊपर हम मोटाइजेशन कर देते हैं इसकी। सो थोड़े से इंटेंजिबल एसेट्स की टाइप्स को देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है पेटेंट। पेटेंट एक्सक्लूसिव राइट इशूड बाय द पेटेंट ऑफिस। ठीक है, पेटेंट ऑफिस आपको एक राइट दे देता है, राइट्स दे देता है किसी भी चीज़ को इस्तेमाल करने का। और वो आपके पास राइट्स होते हैं कि आप उसको उस पर काम कर सकते हैं। मैन्युफैक्चरर सेल और अदरवाइज कंट्रोल एंड इन्वेंशन फॉर द पीरियड ऑफ 20 ईयर्स। लीगली तौर पर जब आपको पेटेंट दिया जाता है तो 20 साल का आपको पेटेंट दिया जा सकता है मैक्सिमम।
आप वो प्रोडक्ट बना सकते हो, आप वो प्रोडक्ट को मार्केट में सेल कर सकते हो, आप उसको कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है? आपको ये ग्रांट दी जाती है पेटेंट ऑफिस की तरफ से, जिस तरह पेटेंट इश्यू किए जा सकते हैं किसी को वैक्सीन बनाने के, ठीक है? तो पेटेंट्स इश्यू किए जाते हैं। तो पेटेंट आपको इश्यू किए जाएँगे, एक्सक्लूसिव राइट्स आपको दिए जाएँगे किसी भी चीज़ के, किसी भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के, कि आप उसे बना सकते हो, किसी स्पेसिफिक एरिया में बना सकते हो या किसी स्पेसिफिक एरिया में आप सेल कर सकते हो। तो पेटेंट ऑफिस से आप उसके क्या ले लेते हो, पेटेंट्स ले लेते हो। कॉस्ट ऑफ पेटेंट्स में क्या चीज़ें आ सकती हैं आपके पास? कॉस्ट ऑफ पेटेंट में सबसे पहले इनिशियल कॉस्ट आएगी, जो आप कैश पे करते हो, कैश इक्विवेलेंट पे करते हो पेटेंट के लिए, पेटेंट को एक्वायर करने के लिए जो आप मेन कैश पे करते हो पेटेंट ऑफिस, वो आपकी कॉस्ट में आ जाएगी। फिर उसके बाद जो पेटेंट को डिफेंड करना है, उसकी लीगल कॉस्ट जो है, अमाउंट एन ऑनर इनकर्स इन सक्सेसफुली डिफेंडिंग द पेटेंट, वो उस पेटेंट की कॉस्ट के अंदर ऐड की जाएगी, ठीक है? और उसकी यूज़फुल लाइफ तक उसको अमोर्टाइज़ करने में इस्तेमाल होगी। जो भी पेटेंट की ज़िंदगी होगी, लाइफ यूज़फुल लाइफ होगी, वो कम हो सकती है, 20 साल, मैक्सिमम 20 साल, या यूज़फुल लाइफ व्हिचएवर इज़ शॉर्टर, उसको हम जो है उस यूज़फुल लाइफ पे उस पेटेंट को हम क्या करेंगे, अमोर्टाइज़ करेंगे। अच्छा, रिकॉर्डिंग करनी है पेटेंट्स की, एक एग्जांपल है आपके सामने, इस तरह हम इस एसेट को, इंटेंजिबल एसेट को रिकॉर्ड करते हैं। सो एग्जांपल है, नेशनल लैब्स परचेज द पेटेंट एट द कॉस्ट ऑफ $60,000। $60,000 में हमने पेटेंट को खरीदा है। इफ द यूजफुल लाइफ ऑफ द पेटेंट इज 8 ईयर्स, ठीक है, 8 साल उसकी पेटेंट की जिंदगी है, तो एनुअल अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस जो है वो आपके पास आ जाता है $7,500। मतलब आप जो है 1/8 करके उसको मल्टीप्लाई करते हैं $60,000 के साथ, जो उसकी कॉस्ट है पेटेंट की, उसके साथ मल्टीप्लाई कर दें, तो आपके पास जो है हर साल की जो मोटाइजेशन का एक्सपेंस है वो आ जाएगा। Amortization expense is classified as the operating expense in the income statement. एंट्री जो है वो कैसे रिकॉर्ड होगी, अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस डेबिट 7,500, पेटेंट्स जो है वो क्रेडिट होगा कितने से, 7,500 के साथ। सेकंड आपके पास आ जाता है जी इंटेंजिबल एसेट, दैट इज कॉपीराइट। कॉपीराइट जो है फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से साइन किए जाते हैं। कॉपीराइट क्या करता है, ऑनर को एक्सक्लूसिव राइट देता है कि वो किसी भी चीज़ को रिप्रोड्यूस कर सकता है, और कोई भी आर्टिस्टिक या वर्क को पब्लिश करने का राइट आप दे देते हो, गवर्नमेंट दे देती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, कि वो एक्सक्लूसिव राइट रखे, पब्लिश कर सकते हैं काम, कोई भी आर्टिस्टिक काम पब्लिश कर सकते हैं, कोई भी चीज़ रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, वो कॉपीराइट्स उसको दे दिए जाते हैं। कॉपीराइट जो है वो एक्सटेंड द लाइफ ऑफ द क्रिएटर, जिसने क्रिएट किया होता है, मतलब रिप्रोड्यूस का, एक दफ़ा उसने प्रोड्यूस कर लिया, राइट, मतलब किसी ने, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वाले ने एक विंडोज़ जनरेट किया, वो क्रिएटर के पास उसका कॉपीराइट है कि वो ही उसको रिप्रोड्यूस कर सकता है, उसके अलावा कोई और बंदा उसको रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता। इसलिए हम कोई वीडियो इशू करते हैं, हमारे पास उसके कॉपीराइट्स होते हैं, हम उसको कहीं पर भी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, कहीं पर भी पोस्ट कर सकते हैं, हमारी जगह कोई और बंदा उसको पोस्ट नहीं कर सकता। किसी भी काम को पब्लिश करना है, अगर हमारे पास उसके कॉपीराइट्स हैं, तो हम उसको रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, बार-बार प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन कोई और बंदा जो है उसको रिप्रोड्यूस या तो शेयर नहीं कर सकता। कॉपीराइट एक्सटेंड फॉर द लाइफ ऑफ द क्रिएटर, जो क्रिएटर की ज़िंदगी तक कॉपीराइट उसके पास होता है, प्लस 70 ईयर्स, 70 ईयर्स तक जो है वो कॉपीराइट कोई और नहीं ले सकता सेम प्रोडक्ट का। द कॉस्ट ऑफ द कॉपीराइट इज द कॉस्ट ऑफ एक्वायरिंग एंड डिफेंडिंग इट, ठीक है? जो उसको एक्वायर करने का, उसको डिफेंड करने की लीगल कॉस्ट है, वो उसके कॉपीराइट में इंक्लूड होती है, बाकी एंट्रीज की सेम तरीके से होती है। ट्रेडमार्क्स, ट्रेडमार्क्स भी एक आपका इंटेंजिबल एसेट है। ट्रेड नेम, जिस तरह आप जो है कोई भी बंदा बिकन है उसका नाम यूज़ नहीं कर सकता, उसके ऊपर जो है वो उनका ट्रेडमार्क है। कोई भी सिंबल है, कोई भी लोगो है, लोगो फॉलो नहीं कर सकते। आप ब्रांड्स के ऊपर देख लें, अगर लोगो कोई बना है किसी और ने फॉलो किया, तो उसके ऊपर जो है वो केस चल सकता है। वर्ड, फ्रेज, जिंगल्स एंड सिंबल्स आइडेंटिफाई अ पर्टिकुलर एंटरप्राइज और प्रोडक्ट, वो उसका ट्रेडमार्क होता है, उसको कोई और बंदा इस्तेमाल नहीं कर सकता, नाम को इस्तेमाल नहीं कर सकता, किसी के फ्रेज को इस्तेमाल नहीं कर सकता, उसके ऊपर जो है वो लिटिगेशन हो जाती है। अगर हम किसी का नाम जो है एज इट इज़ इस्तेमाल कर लें, तो ट्रेडमार्क्स खरीदने पड़ते हैं।
ट्रेडमार्क और ट्रेड नेम परचेज, उसमें क्या परचेज प्राइस होती है उसकी। उसके बाद ट्रेडमार्क डेवलप्ड बाय द कंपनी, द कॉस्ट इंक्लूडेड अटॉर्नी फी, रजिस्ट्रेशन फी, डिज़ाइन कॉस्ट, जो भी आप लोगो डिज़ाइन करवा रहे हो, सक्सेसफुल लीगल डिफेंस फी, ये सारी चीज़ें जो है ट्रेडमार्क की कॉस्ट के अंदर क्या कर दी जाती हैं, ऐड कर दी जाती हैं। ठीक है। फ्रेंचाइजिंग एंड लाइसेंसेस, सम टाइम किसी और मुल्क में कोई काम शुरू करना हो और उधर हम लोग फ्रेंचाइज बना देते हैं, उनको एक्सक्लूसिव राइट और लाइसेंस इशू कर देते हैं कि वो हमारी प्रोडक्ट उस मुल्क में जाकर बेच सकता है। फॉर एग्जांपल अगर आप देखेंगे पूरे मुल्क में बाटा और सर्विस की फ्रेंचाइजेज हैं। ठीक है। मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस यहाँ पर आके अपनी फ्रेंचाइजेस जो है वो ओपन करती हैं। ठीक है। मार्क एंड स्पेंसर हो गया, उसकी फ्रेंचाइज यहाँ पर हो गई, लिवाइज हो गया, उसकी फ्रेंचाइज यहाँ पर हो गई। तो कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट होता है। इट इज़ द कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट इन विच द फ्रेंचाइजर ग्रांट्स द फ्रेंचाइजी द राइट टू सेल सर्टेन प्रोडक्ट। उसको कहते हैं कि आप मेरी प्रोडक्ट को बेच सकते हो, ये आपको हक दिया गया, उसके अलावा और कोई नहीं बेच सकता फ्रेंचाइजी के अलावा। Render specific services or use certain trademarks or trade name, usually restrict to a designated geographical area। कोई geographical area तक वो जो है उसमें अपना बिजनेस एक्सपैंड करना चाह रहा है वो, तो वहाँ पर वो किसी फ्रेंचाइजी को कहेगा कि आप मेरी प्रोडक्ट जो है इस एरिया में बेच सकते हैं, आपको राइट दिया जाता है। Another type of franchise commonly referred to as license or permit, permit इशू कर दिया जाता है, आप जी बेचते हैं। Entered into between a government body and a business enterprise and permits the enterprise to the use of public property in performing its services। गवर्नमेंट किसी इंटरप्राइज को परमिट कर देती है, परमिट इशू कर देती है कि आप जो है गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी यूज करके कोई ना कोई सर्विसेज अटेन कर सकते हो, कोई सर्विसेज परफॉर्म कर सकते हो, तो वो परमिट्स आ जाते हैं और लाइसेंस आ जाते हैं आपके पास। गुडविल इज अ वेरी कॉमन इंटेंजिबल एसेट, और ये हर बिजनेस के अंदर होता है। और ये जो है ये एक प्योर इंटेंजिबल एसेट है, बिकॉज इसकी वैल्यू तो नज़र आ रही होती है कंपनी में, लेकिन ऐसा ये खुद नज़र नहीं आ रहा होता। तो वैल्यू ऑफ ऑल फेवरेबल एट्रीब्यूट, जो कंपनी के एट्रीब्यूट्स होते हैं, जो कंपनी की स्ट्रेंथ होती है, वो गुडविल को क्रिएट करती है। रिलेट टू द बिजनेस मतलब एट्रीब्यूट्स लाइक एक्सेप्शनल मैनेजमेंट है, किसी की एचआरएम है, किसी की कस्टमर रिलेशनशिप अच्छे हैं, एम्प्लॉयड स्किल्ड है, ये सारी जो है उसकी गुडविल को बनाती हैं। और जब कंपनी जब बिकती है, कंपनी जब सेल आउट होती है, तो कंपनी के पास जैसे हम लोगों ने किया, कंपनी के पास एसेट्स होते हैं और लाइबिलिटीज होती हैं। ठीक है। जिम्मेदारियां होती हैं और एसेट्स होते हैं, रिसोर्सेज होते हैं। ठीक है। एक कंपनी के ये हैं। कंपनी वन ने अपना बिजनेस जो है सेल कर दिया कंपनी टू को। ठीक है। अब ये सारे एसेट्स लाइबिलिटीज जो हैं वो कंपनी टू के हो गए। ठीक है। तो अब लेट्स से अगर आपके पास एसेट्स हैं $50,000 के मिला के, और आपकी लाइबिलिटीज हैं $30,000 की, तो आपकी नेट एसेट वैल्यू जो आती है, नेट एसेट जो आपके पास आते हैं, नेट एसेट्स वो आते हैं जी $20,000। मतलब आपके बिजनेस की जो कीमत होनी चाहिए जिम्मेदारियां निकालने के बाद, वो $20,000 होनी चाहिए। मतलब $20,000 के करीब करीब जो है उसकी कीमत। अब ये जब ये कंपनी ए के जो कंपनी ए जब मार्केट में इसका जो रेट लगता है इसके बिजनेस का, मार्केट में लेट्स से इसका बिजनेस का रेट लग जाता है जी 45,000। मतलब ये पूरी की पूरी कंपनी आप ले लें जी 45,000, उसके नेट एसेट्स तो 20,000 के हैं, लेकिन मार्केट में रेट जो है वो कितना लग रहा है, 45,000 लग रहा है। सारे के सारे बिजनेस का, पूरे बिजनेस का जो रेट लग रहा है वो 45,000 लग रहा है। ये वैसे एग्जांपल के तौर पे, तो 45,000 डॉलर में से अगर 20,000 निकाल दें, तो 20,000 तो नेट एसेट वैल्यू है। जो वर्थ होनी चाहिए बिजनेस की, वर्थ तो उतनी होनी चाहिए ना जितने बिजनेस के पास रिसोर्सेज हैं, एक्स्ट्रा रिसोर्सेज हैं। अपनी लाइबिलिटीज पे करने के बाद, जिम्मेदारियां पे करने के बाद, बिजनेस के पास जो रिसोर्सेज बच जाते हैं वो 20,000 के बच जाते हैं। और मार्केट में जो उसकी कीमत लग रही है बिजनेस की, वो लग रही है 45,000।
ये कोई ख़ास बात है, या तो उसकी मैनेजमेंट अच्छी है या वो वैसे डिज़ायरेबल लोकेशन पे है, ठीक है, कस्टमर रिलेशन अच्छे हैं, ये कंपनी का नाम चल गया है। जो भी है इसका जो 25,000 जो है $25,000 इज़ इट्स एडिशनल वैल्यू जिसको हम कहते हैं गुडविल। तो उसकी गुडविल की वजह से मार्केट में उसका रेट 45,000 लग रहा है। हालाँकि उसका रेट मार्केट में 20,000 होना चाहिए क्योंकि वो नेट एसेट जो है उसके पास 20,000 का है। लेकिन मार्केट में उसका रेट लग रहा है 45,000, इसका मतलब है उसके पास एक गुडविल है और गुडविल कितनी है $25,000 की। गुडविल जो है इंडिविजुअली नहीं बेची जा सकती मार्केट प्लेस में, जब पूरे का पूरा बिजनेस बेचा जा रहा होता है तब गुडविल जो है वो डिसाइड होती है। तब डिसाइड होता है कि इसकी नेट एसेट वैल्यू का मतलब नेट एसेट वैल्यू के पीछे मैं बता देता हूँ। नेट एसेट वैल्यू का मतलब ये है नेट एसेट वैल्यू का मतलब ये है टो, टोटल एसेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटीज। ठीक है, जब मार्केट में जा रहे हैं तो उसकी नेट एसेट वैल्यू जो है वो टोटली डिसाइड होती है। ठीक है, इंडिविजुअली नहीं बिकता। जब मार्केट में पूरा का पूरा बिजनेस बिकता है उस टाइम पे गुडविल भी सेल होती है। तो एक इसको आप सेपरेटली नहीं बेच सकते गुडविल को। कब रिकॉर्ड की जाती है? रिकॉर्ड ओनली व्हेन द ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व द परचेज ऑफ द एंटायर बिजनेस। सारे बिजनेस को इस्तेमाल यूज करने का जो परचेज है वो एक्सेस ऑफ कॉस्ट ओवर द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द नेट एसेट वैल्यू। मैंने अभी बता दिया जितनी नेट एसेट वैल्यू से ज्यादा वैल्यू होगी वो गुडविल होगी। नॉट अमोर्टाइज, ये अमोर्टाइज नहीं होती है, बढ़ती जाती है विद द पैसेज ऑफ टाइम, ये कम नहीं होती। जितना बिजनेस पुराना होगा उतनी उसकी गुडविल ज्यादा होगी, तो ये मोटाइज नहीं होती है, बढ़ती जाती है। और ये इनटेंजिबल एसेट्स के अंदर इसको शो किया जाता है बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में इसको फिक्स एसेट्स में शो किया जाता है। फिक्स एसेट में ये शो किया जाता है एज इंटेंजिबल एसेट, इंटेंजिबल एसेट की शक्ल में शो किया जाता है फिक्स एसेट्स के अंदर। ठीक है, तो ये हम लोगों ने इसको ऐसे किया। अब लास्ट आ जाता है हमारे पास रिसर्च एंड डेवलपमेंट की कॉस्ट। रिसर्च एंड डेवलपमेंट की कॉस्ट में पर्टेन द एक्सपेंडिचर इनकर्ड टू डेवलप न्यू प्रोडक्ट एंड प्रोसेस। नए प्रोडक्ट प्रोसेसेस को बनाने के लिए जो कॉस्ट लगती है, दीज कॉस्ट आर नॉट इंटेंजिबल कॉस्ट। क्यों नहीं इंटेंजिबल कॉस्ट? क्योंकि ये जो है ये फिक्स एसेट को रिप्रेजेंट नहीं कर रही है, इंटेंजिबल एसेट्स को रिप्रेजेंट नहीं कर रही। ये जो है ये कॉस्ट जो है ये आपके एक्सपेंसेस जब भी होंगे रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंसेस जो है उसके तौर पे इसको रिकॉर्ड किया जाएगा। ये इंटेंजिबल एसेट नहीं है। कुछ लोग इसको, कुछ बुक्स और कुछ लोग जो हैं इसको एज इंटेंजिबल एसेट लेकर मिसकंसेप्शन दे रहे हैं, लेकिन ये इंटेंजिबल एसेट नहीं है, ये जो एक्सपेंसेस किए जाते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द इंटेंजिबल एसेट्स और उसकी थोड़ी सी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, उनके जो है वो रिजेम्बलेंस एंड डिफरेंसेस विद प्लांट एसेट्स। तो ये सारा था आज का लेक्चर। इसमें से जो है हम लोगों ने आज तकरीबन इंटेंजिबल एसेट्स को कवर किया है। इंटेंजिबल एसेट्स विच डू नॉट हैव एनी फिजिकल एग्जिस्टेंस। और इसमें हमने पेटेंट्स को देखा है। पेटेंट ऑफिस की तरफ से जो इशू किए जाते हैं, जो राइट्स एंड एक्सक्लूसिव मैन्युफैक्चरिंग राइट्स हैं। उसके बाद हमने कॉपीराइट्स को डिस्कस किया है। कॉपीराइट्स स्पेसिफिक होते हैं। कॉपीराइट्स को देखा है कि उसके अंदर ऑनर्स को एक्सक्लूसिव राइट दिया जाता है कि वो किसी भी प्रोडक्ट को जो उसने क्रिएट किया उसको रिप्रोड्यूस भी कर सकता है, उसको सेल भी कर सकता है, उसको पब्लिश भी कर सकता है। ट्रेडमार्क हमने देखा जी एक स्पेसिफिक नाम होता है, फ्रेज होता है, जिंगल होते हैं, सिंबल होते हैं जो किसी एक कंपनी के साथ मंसूब होते हैं और वही कंपनी उसको इस्तेमाल करती है। कोई और कंपनी उसके लेबल को, उसके नाम को इस्तेमाल नहीं कर सकती, ये भी खरीदने पड़ते हैं। उसके बाद फ्रेंचाइजिंग एंड लाइसेंसेस की बात की थी। समटाइम हम किसी और मुल्क में जाके अपनी फ्रेंचाइजीज ओपन कर लेते हैं या फ्रेंचाइजी को हम राइट दे देते हैं कि वही चीज़ें बेचे और इनके ऊपर प्रॉफिट कमाए। लेकिन ये स्पेसिफिक होता है किसी जोग्राफिकल एरिया से। लाइसेंस और परमिट भी दिया जाता है अपने क्लाइंट्स को जो जाकर चीज़ें बेचते हैं, या फिर गवर्नमेंट बॉडी से लेकर कोई
परमिट और उसके बाद उसके ऊपर वो क्या करते हैं, काम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा जो है था। उसके बाद गुडविल की बात की। गुडविल के जो है वो भी इंटेंजिबल एसेट है, लेकिन एक ऐसा इंटेंजिबल एसेट है जिसकी अमोर्टाइजेशन नहीं होती, उसकी वैल्यू बढ़ती बढ़ती है। ठीक है, तो ये अमोर्टाइजेशन का थोड़ा सा लेक्चर था, इससे रिलेटेड हम लोगों ने आज डिस्कशन की है। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन पोस्ट देम इनटू द कमेंट सेक्शन। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू वेरी मच, फी मान अल्लाह।